तो ये बताइए आपने कैसे इस जर्नी को शुरुआत की, कैसे? क्योंकि हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। तो आप इंजीनियर हो, फिर भी सीसेट नहीं निकला आपसे। अब कभी लगता है कि गलत फंस गई यूपीएससी की तैयारी में, क्योंकि कई अटेम्प्ट के बाद नहीं हो रहा है और घर का भी प्रेशर है। यूपीएससी क्या कर रहा है, प्रीलिम्स में वो और ज़्यादा बारीकी पे जा रहा है, और ज़्यादा आपसे एक्यूरेसी चाह रहा है, आपसे और ज़्यादा वो सटीकता चाह रहा है। तो इसको लेकर के एक बच्चे को क्या करना चाहिए? के लिए आप कोई यूपीएससी एस्पिरेंट हमें देख रहा है तो वो क्या चीज़ करे और क्या नहीं करे? सिलेबस के लिए तो सिलेबस आप हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हमारे साथ हमारे प्रिय मित्र शिवम तिवारी जुड़े हुए हैं, जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, नोएडा दिल्ली में रहते हैं वो। और उनके जीवन के बारे में आज हम बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे, और जानने की कोशिश करेंगे कैसे कैसे वो अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और कैसे कैसे समस्याओं का वो सामना कर रहे हैं। तो ये बताइए आपने कैसे इस जर्नी को शुरुआत की, कैसे कैसे आपने सोचा कि यूपीएससी आपको करना चाहिए? था तो कोई वो नहीं था। पहले मेरा एकेडमिक था पहले मेरा ग्रेजुएशन में। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में जब मैं पढ़ रहा था तो मतलब जानने की इच्छा ज़्यादा थी। और ग्रेजुएशन में वैसे मेरा साइंस बैकग्राउंड था, तो साइंस बैकग्राउंड में जैसे आप टेक्निकल तो जान लेते हो, लेकिन आप जैसे इच्छा ज़्यादा थी तो मैं और जानना चाहता था। अच्छा। इस वजह से मेरे को वो था कि हम कैसे और दुनिया जाने ज़्यादातर। वैसे और तरीके हैं, लेकिन और बाकी ये था कि कम और जैसे आगे आना था और कुछ आगे भी करना था। हम जैसे टेक्निकल से थे तो टेक्निकल में भी कर सकते थे, लेकिन वो एक्सपोज़र और वो मतलब ज़्यादा ये नहीं था कि हम समाज के से भी जुड़ सकें, और इस तरीके से नहीं करने का वो था। तो और जानना भी था तो यूपीएससी में ऑल ओवर व्यू के साथ आते हैं, और उसमें सब्जेक्ट भी वैरायटी और डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से ये चुना हमने। बाकी तो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था, आपने क्या ग्रेजुएशन में क्या किया था? ग्रेजुएशन मेरा बीटेक से था। बीटेक में क्या साइंस था? बीटेक में मैं कंप्यूटर साइंस से था। कंप्यूटर से हाँ, प्लेसमेंट लगी थी? प्लेसमेंट जैसे इंटरव्यू में बैठे थे, लेकिन फिर गए नहीं हम, मतलब हुआ भी नहीं, फिर हम गए भी नहीं, अच्छा। इस तरीके से हुआ। तो इस बार वाला अटेम्प्ट कैसा लगा था आपका? मेरा इस बार का अटेम्प्ट जो था, पहले पेपर जैसे जीएस पेपर 1 हुआ तो पेपर देख के तो ऐसा लग रहा था कि सही, मतलब नॉर्मल नहीं लगा था, लेकिन अवजड लगा था कि कुछ भी ऐसे। मेरा जैसे सेक्शन बी था, तो बी में क्या था कि इस तरीके से जो क्वेश्चन के टाइप थे वो पहले इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे। तो इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे तो क्या हुआ कि जैसे पहला क्वेश्चन ही मेरा 1 पेज का आया, और उसमें ऑप्शन के भी ऑप्शन थे। तो वो 1 पेज का ऑप्शन जब पढ़ने लगे तो शुरुआत में जैसे ऑप्शन थे, ऑप्शन टिक किए तो सही, सारे ऑप्शन सही। लेकिन फिर उसमें उनकी नीचे उसके ऑप्शन दिए हुए थे कि ये इसकी व्याख्या करता है कि नहीं करता है। तो उसको पढ़ा, फिर वापस पढ़ा। पहले क्वेश्चन में ही नए तरीके का पेपर था, नया क्वेश्चन था, नए टाइप का था। तो उसको पढ़ने में पहले पे क्वेश्चन में ही 7 से 8 मिनट कब निकल गए पता ही नहीं चल रहा। फिर वो किसी तरीके से हुआ, आगे बढ़े, फ्लो बना। तो वो पेपर पेपर इतना हार्ड तो नहीं था, लेकिन जब वो पहला क्वेश्चन जो आपको डरा देता है, डराने के बाद उससे क्या हुआ कि एक तो डर भी हो गया शुरुआत में, पहला क्वेश्चन ये। और फिर उसके बाद क्या कर मतलब जब पढ़ने लगे तो वो पेपर कठिन तो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन वो लेंथी इतना ज़्यादा था कि इस बार पिछले पेपर की तुलना में कम से कम 7 से 8 पेज एक्स्ट्रा, तो इस हिसाब से वो ज़्यादा लगा। और जब 1 घंटा गुज़रने के बाद ऐसा लगा कि वो टाइम ऐसा लग रहा है कि हम अभी 33 या 38 क्वेश्चन के आस-पास पहुँचे हैं, और वो 1 घंटा निकल गया है। और जब क्या हुआ कि आधे घंटे निकल गए, और आधा घंटा निकल गया, आधे घंटे बच रहे हैं। अभी हम कहाँ बैठे हैं, क्वेश्चन पे लगभग 68-67 के आस-पास बैठे हैं।
बहुत तेज़ करने के बाद भी हम वहाँ तक पहुँचे और उसके बाद तो ऐसा ऐसा हुआ कि वो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ऑप्शन से कर रहे हैं कि भाई ये क्वेश्चन एलिमिनेट टाइप में कि हम क्वेश्चन पूरे नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ़ हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसमें एलिमिनेट कर रहे हैं, ऑप्शन देख रहे हैं और वो आधे-आधे मिनट में भी वो क्वेश्चन हुँ, किए और फिर इस तरीके से करते-करते पहुँचे आखिरी में फिर वही आखिरी में होता है कि आप 5-10 मिनट बचे हैं आपके, आप ओएमआर शीट भरिए, ओएमआर शीट भरा गया, 10 क्वेश्चन छोड़ के, फिर उसमें 2-3 मिनट आखिरी के तरीके से बचे, तो उसमें क्या किया कि इस तरीके से फिर और एक बार लगाया, उसमें 4-5 और कर दिए। तो इस तरीके से करते-करते कभी मेरी आदत है मैं छोड़ता नहीं जल्दी। मतलब क्वेश्चन रेगुलर से करना शुरू करते हैं और आखिरी तक चाहे वो अगर एकदम एब्सर्ड बहुत एकदम अलग ही लग रहा है तभी जिसके बारे हुँ, में कुछ पता नहीं है, तभी छोड़ दें। तभी छोड़ते हैं। तो ऐसा हुआ फिर करते-करते आखिरी में मेरे 94 के आस-पास मैंने क्वेश्चन कर दिए। 94-93 किए थे, तो ऐसे करने लग गया और उस वक़्त तो बस यही था कि बस पेपर किस तरह आखिरी में वो सर भी पेपर खींच के ले गए, अच्छा हुआ क्योंकि जो मैं लगाने वाला था वो मेरा गलती होता आखिरी वाला। जो मैं लगाया वो पेपर जब ओएमआर शीट में भर रहा था, तो वो आखिरी एक मैंने नहीं भरा, वो मेरे को अच्छा लगा कि मैंने वो एक नहीं भरा, क्योंकि मेरा वो गलती होता मैं भर देता, मैं उससे एक क्वेश्चन गलत करने से बचा, तो बच गया सीसेट फिर। का कैसा रहा था? जीएस तो सबका ही वैसा था तो मुझे सही लगा मेरे को कि भाई सबका वैसा है, जीएस सीसेट में करेंगे, पास हो जाएँगे, तो सबका एवरेज हो जाएगा। फिर उसके बाद जब सीसेट में आया, सीसेट में एवरेज सही चल रहा था, हुँ, तो उसमें क्या हुआ कि पहले ही कम्युनिकेशन के क्वेश्चन गलत थे। मतलब गलत नहीं थे मतलब सही थे, मतलब शुरुआत में आ गए जो पहले बहुत कम आते थे। इस बार मतलब दोबारा पहली ऐसे बार आए मेरे हिसाब से तो। मैं पहली बार पहले आए आए हैं लेकिन ज़्यादातर वो टीसीएस में पूछता था हुँ, और इसमें इससे पहले तो शायद मैंने कहीं देखा हो लेकिन इससे पहले तो मैंने नहीं देखा। वो पहली बार आए और वो आए तो शुरुआत में तो करने तो हैं ही, तो वो किए हमने करने के बाद और करते गए फिर साथ मैथ के किए, अच्छे खासे कर दिए। लगभग ये मैथ के भी ऐसे किए कि वो हो गए, होने के बाद ही किए कि इतना मतलब सारे हो रहे हैं तो करते गए उसके बाद मेरे हो गए 40-42 क्वेश्चन हो गए। मैं खुश हो गया मैं पास हो गया। मैं निकलने के बाद मैंने सबसे यही कहा कि जीएस 1 तो कैसा भी हो, जीएस 2 मेरा क्लियर है सीसैट का पेपर। और वो आखिरी में जब आंसर शीट आई, तो जीएस तो अच्छा गया और सीसेट 2 जिसको मैं पास मान रहा था, वो उसमें मेरी नेगेटिव मार्किंग हुई, ज़्यादा गलत हो गए। तो मैं वो माइनस मार्किंग में फिर पीछे आ गया, अच्छा, क्वालीफाई ही जीएस 2 नहीं हुआ। अच्छा, अच्छा। तो तो आप इंजीनियर हो, तो ये बुरा लगता सीएस है। हो, फिर भी सीसेट नहीं निकला आपसे। एक बच्चा जो ह्यूमैनिटीज़ से पढ़ के आ रहा है या फिर 9th-8th में या फिर हाई स्कूल के बाद मैथ्स छोड़ दिए, उस बच्चे को और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? सीसेट एज़ एन निकला नहीं, ये तो बुरा है मेरे लिए, क्योंकि एज़ एन इंजीनियरिंग होके भी, साइंस का बैकग्राउंड होके, मैथ भी होके और उसके बाद नहीं निकला, ये तो है। लेकिन क्या है कि रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस आपकी जो है ज़्यादा होनी चाहिए। हुँ, क्योंकि हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, एक उसका भी वो रहता है कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, उसके बाद आप सीसेट पे इतना ध्यान दे रहे हैं और ये तो इससे जीएस ज़्यादा बढ़िया हो जाती है और मैथ कहीं न कहीं पीछे छूट जाती है। मैथ हो गया, सीसेट जो और क्वेश्चन होते हैं, ये पीछे छूट जाते हैं। जैसे इस बार भी मेरा क्या हुआ कि सीसेट में भी जो गलत हुए, मैथ के तो कुछ जो कॉन्सेप्ट से नहीं गलत हुए, जो ट्रिक थी उसमें, उससे उससे कहीं गलत हुआ और गलत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन और कुछ कम्युनिकेशन के क्वेश्चन गलत हुए तो उससे माइनस मार्किंग हुई। अच्छा। तो इस वजह से पीछे आ गए और बाकी तो ठीक ही था पेपर। तो फिर ऐसा कहा जाता है कि जो सीसेट है, वो क्वालिफायर नहीं है, एलिमिनेटर है। हुँ, तो आप इसे कैसे देखते हैं? रीसेट एलिमिनेटर की तरह मेरे को भी लगता है क्योंकि क्योंकि हम ध्यान नहीं देते उसपे, आखिरी टाइम के लिए छोड़ते जाते हैं। मेरे 3 अटेम्प्ट हो गए, मेरी एकमात्र सफलता है, मैं एक बार सीसेट पास। नहीं, ऐसा तो नहीं है लेकिन हाँ, ये है क्योंकि हम सीसेट पे ध्यान नहीं देते और सीसेट पे ध्यान देने का इस तरीके से है क्योंकि जीएस सिलेबस बहुत बड़ा है और उसके मुकाबले सीसेट का वो सिलेबस ज़्यादा नहीं है।
तो हम उसको आखिरी टाइम तक टालते जाते हैं कि मतलब कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे। और क्योंकि उसमें सब्जेक्ट भी जीएस 1 में सब्जेक्ट ज़्यादा हैं, तो उसको एक ही सब्जेक्ट को पढ़ने में टाइम लगता है और जीएस 2 में जो सीसेट है उसमें एज़ कंपेयर मैथ और रीज़निंग और कॉम्प्रिहेंशन और डेटा इंटरप्रिटेशन इतना मतलब मेन ये टॉपिक हैं और उन्हीं में बदल-बदल के आते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं आता। तो उसमें क्या होता है कि हम इसमें टॉपिक कम देख के उस पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते और ज़्यादा ध्यान देने वाले वो आखिरी टाइम के लिए छोड़ते हैं, जब आखिरी आता है, आखिरी टाइम मतलब कुछ 1 आध 2 महीने पहले जब ध्यान आती है कि भाई ये सब्जेक्ट भी है, इसको भी थोड़ा-सा और ध्यान तो उसमें क्या होता है जब आप कर रहे होते हैं, पेपर लगा रहे होते हैं, किसी कोचिंग के, किसी के, तो क्या होता है कि आप जब उनको लगा रहे होते हैं, वो नहीं होते हैं आपसे। होते हैं एवरेज तो हो जाते हैं, लेकिन जो नहीं होते, आप उनसे पैनिक कर जाते उनसे पैनिक होता है, तो आपको थोड़ा-सा डर लगता है। और पेपर में सबसे ज़्यादा ये है कि आप डरें नहीं, अगर आप डरेंगी, तो आपके क्वेश्चन गलत होंगे। आपका अगर दिमाग शांत है, आपका माइंड कूल है, बढ़िया है, कोई आपको दिक्कत नहीं लग रही है, तो आपका पेपर एवरेज बढ़िया ही रहेगा और आपने पैनिक किया, तो आप मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन गलत करेंगे और वो सही करके भी आप गलत करेंगे क्योंकि आप उसको भरने में गलती कर देंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भरने में गलती आती है। जैसे मेरे पहले मैंने कई बार टेस्ट दिए हैं बैठ के, तो उसमें भरने में बहुत गलती होती थी। कई कई क्वेश्चन सीक्वेंस में बदल जाते थे, ऊपर से नीचे हो जाते थे। जैसे आप लाइन से भर रहे हैं, वैसे अपना तो ये है कि आखिरी में भरते हैं हम, मतलब लगा के सब चीज़ शांति से और वो करके और आखिरी में भरते हैं। तो भरने के बाद क्या होता है कि वो सीक्वेंस ऊपर आप पैनिक करेंगे, वो सीक्वेंस ऊपर-नीचे हो जाएगा। आपने एक एक जैसे आपने बीच में एक छोड़ रखा है, तो आप रेगुलर भर रहे हैं और लगते-लगते वो नीचे आके आपको पता चलेगा जब आपने 4-5 भर दिए तब आपको पता चलेगा कि आपने मतलब भरने में ऊपर-नीचे कर दिया है। तो आपके 4-5 वहाँ गलत हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है आप और वो आपको अगर आप सीधे भर रहे हैं, आपको बीच में पता चला आप उसको ध्यान नहीं दिए और चल दिए मतलब अब यहाँ से सही करता हूँ, उस पे ध्यान नहीं दिया तो वो तो सही है। और अगर आपने उस पे ध्यान दे लिया और वो दिमाग में पड़ गया कि आपका और खराब हो मतलब आपके आते हुए क्वेश्चन गलत हो गए, तो वो ज़्यादा ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट करते हैं और आपके नीचे भी भरने के चांस ज़्यादा होते हैं गलत होने के। तो इसी तरीके से करते हैं और तो आपने टेस्ट सीरीज कहाँ से लगाई थी और कितने टेस्ट सीरीज आपने टेस्ट लगाए थे, मॉक टेस्ट लगाए थे? मॉक टेस्ट तो मैंने बहुत लगाए थे। कितने लगाए थे? मैंने मल्टीपल कोचिंग के लगाए थे। जैसे अम, जैसे दृष्टि का लगाया था, विज़न का लगाया था और फोरम आई है और विज़न के जैसे टेस्ट होते हैं और अभी फ़िलहाल में क्या हुआ था कि वाजीराम के भी मतलब हिंदी मीडियम से टेस्ट आए थे। तो मैं उनको उनको भी लेके आ गया था लेकिन उनमें से मैंने 2 ही 3 लगाए थे। 2 लगाए थे विज़न के क्योंकि वो अभी मतलब अभी इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने हिंदी में, तो वो मैंने 2 ही लगा पाया था और फोरम के कुछ ही लगाए थे। लेकिन विज़न और दृष्टि के तो मैंने अच्छे खासे लगाए मतलब उनके तो पूरे वो 60 के आसपास लगा दिए? नहीं उससे ज़्यादा हो गए होंगे। 80? हाँ, 80 के आस-पास उससे ज़्यादा ही होंगे। ठीक। क्यों और उनके एक्सप्लेनेशन आपको ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। तो फिर आंसर एक एक मिथ रहता है कि सिलेक्शन लेना है तो आंसर राइटिंग बेस्ट होनी चाहिए, हुँ, बेहतर होनी चाहिए। हुँ। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं और आप खुद कितना आंसर लिखते हैं रोज़? आंसर राइटिंग तो इसके लिए मस्ट है, क्योंकि आंसर राइटिंग से ही प्री तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो मेंस होता है, मेंस में आपको और ज़्यादा प्री से भी ज़्यादा घबराहट होती है क्योंकि आप लिख नहीं पाते। मेरे साथ ये होता है कि मेरे 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं, उनमें से मैं 14-15 के आसपास ही पहुँच पाता हूँ, क्योंकि और लिखने में क्योंकि आप जैसे-जैसे रीडिंग करेंगे और उसको रिवाइज़ ज़्यादा बार करेंगे, तो आपके दिमाग में ज़्यादा आएगा। क्योंकि अभी हम जब लिखते हैं तो क्या होता है कि अभी हम सोच-सोच के लिख रहे हैं। आपके दिमाग में वो पॉइंट्स आने में थोड़ा टाइम लगता है। और जैसे हमारा क्या होता है कि बस यही जब दिमाग में लेट आता है, तो हम उसको फ्लो में जल्दी नहीं लिख पाते हैं और एक चीज़ और है कि पेपर का जो है डिज़ाइन मतलब आप सीक्वेंस में कैसे लिखते हैं और किस तरीके से उसका फ्लो चार्ट और किस तरीके से बनाते हैं, तो उससे आपका पेपर का इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता है और यही सब है और आंसर राइटिंग आप डेली करोगे, एक दिन में तो नहीं सुधरती। आप पेपर करते रहो, लिखते रहो और आप किसी से चेक कराओ, चेक होके आएगा, आप उसमें अपना पिछला देख के
और सुधार करिए और कुछ वो इम्प्रूव ही करेगा, आपको कभी गलत नहीं देगा ऑप्शन। तो फिर मतलब आंसर राइटिंग रोज़ करनी चाहिए? रोज़ तो नहीं, रोज़ में तो ऐसा हो जाएगा कि आप कुछ भी लिख रहे हैं। हुँ। आप कुछ मतलब कुछ भी मत लिखिए, मतलब आप एक सेगमेंट या कुछ भी थोड़ा बहुत पढ़िए और रोज़ का क्या है कि आप लिखो कुछ भी लिखोगे, आपकी सिर्फ़ हैंड का मूवमेंट और यही होगा, आप दिमाग से सोच के नहीं लिखोगे, सिर्फ़ आप लिख रहे हो। लेकिन आप थोड़ा सेगमेंट पढ़िए, कुछ दिन 2 अगर ऐसे करके और कुछ दिन आप पढ़ के और लिखेंगे, आप लिखिए, तब आप रेगुलर लिखेंगे तब आपको फ़ायदा होगा। अगर आप जैसे हम क्या बोलते हैं कुछ-कुछ दिन पे लिखते हैं, जैसे हमारा हफ्ते में अगर टेस्ट होता है, तो हम संडे को टेस्ट में ज़्यादातर लिखते हैं। उससे पहले 1 आध क्वेश्चन बस डिज़ाइन कर लिया, फ्रेम कर लिया और बुक्स में देखा हुँ। और कई आंसर राइटिंग की बुकें हैं, तो उसमें देखा, देखने के बाद कि वो किस तरीके से लिख रहे हैं। तो देखने के बाद उसी हिसाब से आप लिखिए, आप उसमें इम्प्रूव करिए बस, अपने करिए और उसमें इम्प्रूव। अभी ये चल रहा है कि मार्केट में जैसे कि कोचिंग सेंटर में भी जैसे आग लगने की घटनाएँ होती हैं, पानी भर जाने की घटनाएँ होती हैं। अभी हाल ही में लखनऊ में हुआ या इलाहाबाद में कहीं हुआ है अभी घटना? लखनऊ में लखनऊ में एक घटना घटी है। हुँ। शायद कोचिंग सेंटर ही था जहाँ पे लगी है आग। हाँ, मतलब वो ग्राफ़िकल से हाँ, कंप्यूटर से ग्राफ़िक ग्राफ़िक्स डिज़ाइनिंग डिज़ाइनिंग का क्लासेस वो था वगैरह। और और भी उसमें बिल्डिंग में और कई स्पेसेस थे उसमें और भी मतलब अपने ऑफ़िस थे कि मतलब यही था। तो तो उसे आप कैसे देखते हैं कि जो ये आग लगने की घटनाएँ हो रही हैं, तो सरकार कितनी सेंसिटिव है इस मामले को लेकर के और जो कोचिंग सेंटर हैं, वो कितने सेंसिटिव लगते हैं आपको? तो इसमें कई कई चीज़ें हैं, जैसे इसमें एक से कुछ नहीं होगा, एक आदमी करने से कुछ नहीं होता। जैसे इसमें कई लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है, जैसे क्या होता है कि जैसे जो वहाँ पे चला रहा है, हुँ, चलाने के इन द सेंस कि क्या होता है कि आप आपको आपको काम करना है, हुँ, आपको ऑफ़िस खोलना है, आपको मतलब रेंट पे लिया है आपने, उसमें जो उनकी ज़िम्मेदारी होती है, उसमें जो रेंट पे स्पेस दे रहा है, उसकी ज़िम्मेदारी होती है। आपके एडमिनिस्ट्रेशन जैसे प्रशासन है, उसको भी आके देखना चाहिए कि भाई एवरेज हर चीज़ एग्ज़िट, एंट्री पॉइंट और उसमें फायर सर्विस का भी होता है। तो ये कई सारे जो होते हैं, इनको अगर कोऑपरेट करके चलेंगे सब लोग, सब अपनी अपनी ज़िम्मेदारी निभाएँगे तो ऐसी घटनाएँ कम होंगी। ऐसा तो नहीं है कि नहीं होंगी, हुँ, लेकिन होंगी कैज़ुअल्टी कम होंगी। और इससे क्या होगा कि और इसमें जो वहाँ काम कर रहे हैं, उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने स्तर पे अपनी सुरक्षा स्वयं करें। आप दूसरों के भरोसे ज़्यादा नहीं रह सकते। हुँ। आप स्वयं करेंगे तो ही होगा। आप क्रिकेट देखते हैं? हाँ, कभी-कभी फ़िलहाल तो छूटा हुआ है, लेकिन वो उसकी स्कोर कार्ड और स्कोर बोर्ड ये सब मतलब कई वो आते हैं, उन पे देख लेते हैं, नहीं तो कभी-कभार जैसे कोई स्पेशल मैच हुआ, तो उसके हाइलाइट देख लेते हैं। वैसे तो रेगुलर मैच देखने का टाइम नहीं मिल रहा है अभी फ़िलहाल अच्छा। और पहले तो आईपीएल भी बहुत देखते हैं? आईपीएल मतलब क्रेज़ था पहले, लेकिन अब यूपीएससी वाले की समस्या ये है उनका प्रीलिम्स और आईपीएल एक साथ ही पड़ता है। तो वो छूट ही गया है वो मतलब कभी जैसे ये हुआ कि कोई अच्छा कोई अच्छा हुँ, प्लेयर अच्छा अच्छा खेल गया आज मतलब कोई मतलब किसी ने मतलब कुछ अलग ही मतलब गेम खेला तो उसका उसका जैसे हाइलाइट्स आ जाती हैं, तो ज़्यादातर हाइलाइट्स में ही हुँ। गेम आईपीएल का निकलेगा और ज़्यादातर स्कोर कार्ड पे बस तो मोटिवेट रखने के लिए क्रिकेट ही देखते हैं या फिर मूवीज़ वगैरह भी अपने आप को देखते हैं? मैं अपने आप को मोटिवेट कई चीज़ों से करता हूँ। जैसे मोटिवेट करने के लिए मेरे पास एक तो मैं मोटिवेट अपने इस तरीके से करता हूँ कि जैसे गाने सुनता हूँ, कभी कभी हुआ तो मूवी चला गया, लेकिन ज़्यादातर अकेले ही मैं करता हूँ और ज़्यादातर ये होता है कि कभी जैसे कुछ दिन के गैप पे जैसे मैं करते-करते फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, तो कुछ दिन चला गया, मतलब कहीं भी मतलब जैसे कहीं ट्रिप पे चला गया, किसी के साथ चला गया या सोलो भी कभी-कभार चला जाता हूँ। तो ज़्यादातर ये बिना बताए होता है और घरवालों को भी पता नहीं होता क्योंकि घरवाले भी
क्या कहते तो कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि उनको पता नहीं होता, तो ज़्यादा बात शेयर नहीं होती। तो ऐसे ही होता है अपना मोटिवेट रहने के लिए कुछ दिन फ्रस्ट्रेट हो गए पढ़ के या कुछ भी हो गया, तो अपना सो लो या नहीं तो कुछ दोस्त होते हैं, वो आपको करते हैं, साथ में चलें, फिर वो जाते हैं और फिर होता है। तो इससे आपका मूड फ्रेश हो जाता है, फ्रेश होने के बाद आप आओगे वापस हाँ, एक दिन वापस आने के बाद एक दिन आपको वापस बैक करने में, दोबारा से आपको अपना रूटीन में आने में टाइम लगता है, लेकिन हो जाता है। लेकिन आपको एक फ्रेश मूड से आप रहेंगे। मेरा ज़्यादातर ऐसा रहता है कि 2-3 महीने, 4 महीने या हुँ, कुछ ऐसा अगर थोड़ा-सा लंबा प्लान है, हुँ, तो 5-6 महीने बाद भी हुँ। तो ऐसा रहता है कि 5-6 महीने गैप पे अपना थोड़ी-सी लंबी मतलब एवरेज 3-4 दिन ऐसे होके अपना निकल जाता हूँ। निकलने के बाद बस और वैसे छोटा-मोटा महीने में 1 आध बार घर जाता हूँ। तो 1 आध बार घर जाने के बाद वो घरवालों से मिलना हो जाता है और घरवाले भी कहते हैं कि पूछते हैं क्या चल रहा है? वैसे तो घरवाले कम ही पूछते हैं क्योंकि घरवालों को उसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है, तो वो कम ही पूछते हैं। अब कभी लगता है कि गलत फँस गई यूपीएससी की तैयारी में क्योंकि कई अटेम्प्ट के बाद नहीं हो रहा है और घर का भी प्रेशर है, आप एजुकेशन बैकग्राउंड भी आपका अच्छा है, आपने प्लेसमेंट भी नहीं ली। तो आपको लगता है कि कहीं लौट जाना चाहिए या फिर नहीं, करते रहना ऐसा चाहिए? ऐसा तो मुझे नहीं लगा कि मैंने गलत चुन लिया क्योंकि ये मैंने किसी के कहने पे नहीं चुना था, हुँ, अपने आप क्योंकि मेरे घरवाले जो है, मुझे जो है हुँ, वो मतलब इस बात में क्योंकि मेरी पढ़ाई से रिलेटेड मेरी स्टडीज़ उन्होंने कभी मेरे को कभी ये नहीं बोला कि तू ये कर ले, तू ये जी, जी। कर, तू वो कर। मेरा जहाँ मन हुआ, मैं आज तक अपने आप ही हुँ, हाँ, घर वालों का पूरा सपोर्ट रहता है कि आप करिए जो करना है आपको और उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि तू पढ़ने के लिए कहाँ जा रहा है, किस लिए जा रहा है, कैसे होगा? वो सपोर्ट करते हैं, बाकी अपना काम है आप कैसे कर अच्छा। हुँ। वो इस तरीके से नहीं पूछते कि हाँ, तू आज आज यहाँ पे है, कल वहाँ पे है, ऐसा नहीं। वो सिर्फ़ ये कहते हैं कि तू पढ़, हम हैं पीछे, बाकी तू कितना जो चाहिए आपको, वो हम करेंगे पीछे। हुँ। आपने सोच रखा है कि आप जब सक्सेस हो जाएँगे या फिर जब आईएएस बन जाएँगे तो किन चीज़ों पे काम आपको करना है और सोचा है कभी? जैसे आपको समाज में, सोसाइटी में तो काम करना ही पड़ेगा और ये आगे की आने वाले वो तो जैसे टाइम बदलता है, जैसे जो होता जाता है उसके हिसाब से आदमी स्वयं को ढाल लेता है। तो आगे जैसे समाज के लिए जो करना होगा अपनी स्किल्स पे काम करेंगे और करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप सोच के ही चलते हैं कि आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, आपको अपने आप को उससे ढालना पड़ता है। चाहे कोई भी हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन आए आपको हैंडल करनी अभी-अभी मैं ये देखता हूँ जैसे रिज़ल्ट जिस जिस दौर में आता है यूपीएससी का फाइनल रिज़ल्ट जब आता है हुँ, मार्च अप्रैल में, हुँ, तो एक नया सा ट्रेंड चल रहा है आजकल के लोग अपना फेक रिज़ल्ट दिखा करके कोई बड़े-बड़े गिफ्ट ले लेता है, कोई कुछ कर लेता है। आपने कई घटनाएँ सुनी होंगी, हुँ। तो फिर आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? फेक रिज़ल्ट वैसे तो फेक रिज़ल्ट जो लोग दिखाते हैं और जो लोग देखते हैं, जो दूसरे का देखते हैं, उनको भी पहले सोचना चाहिए और विश्वास थोड़ा-सा ध्यान से करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपको हर व्यक्ति सही मिलेगा और सब में कमियाँ होती हैं, लेकिन आपको भी सामने वाले से मैनेज करके और सेटल होके चलना पड़ता है कि हाँ, सामने वाला कुछ भी बोल रहा है और आपको हाँ, विश्वास कर लीजिए, नहीं कीजिए वो आपके ऊपर है। वो किस तरीके से बोल रहा है, क्या आपको मोटिवेट करना चाहता है कि आपको इम्प्रेस करना चाहता है, किस वे में वो आपको बोल रहा है, उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। और हाँ, ये है आप घर से बाहर रहते हैं तो दूसरों से जितना बच के रहें, बच के इन द सेंस इसलिए है कि आप घर से बाहर रहते हैं, तो आपके ऊपर आपकी पर्सनल ज़िम्मेदारी स्वयं की है, सेल्फ है और इसमें ये है कि आप जो है आपकी ज़िम्मेदारी स्वयं है और इससे आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है,
तो ये आपको अपने घर तक शेयर करनी पड़ेगी और इससे आपको स्वयं बचना है और ज़्यादातर कम ही आपका ग्रुप जो रहेगा, ग्रुप छोटा रहेगा और ग्रुप अच्छा रहेगा। उतने ज़्यादा आपको बेनिफिट भी मिलेंगे और उतने ज़्यादा आपकी सक्सेस के चांस भी बनेंगे। जितना आपका ग्रुप छोटा होगा, जितना आपका अम, अच्छे फ्रेंड्स होंगे, आपको मोटिवेट करने वाले होंगे। ये नहीं कि सारे दोस्त अच्छे ही होते हैं, कुछ उसमें होंगे, कुछ लेवल जिनका थोड़ा-सा कम होगा। लेवल ज़्यादा और अच्छे से कोई ज़रूरी नहीं है कि लेवल सबके बढ़िया ही हों। सब एक्सपीरियंस होगा किसी में अलग-अलग क्वालिटी सब में होंगी। हुँ। लेकिन आपको उनमें से क्या लेना है वो आपके ऊपर है। आप उनसे क्या ले सकते हैं। इसी इसी से इसी से आप इम्प्रूव करते हैं और हो सकता है आप उनसे इम्प्रूव कर रहे हैं, वो आपसे भी इम्प्रूव करें। ये भी हो कि आपके में कुछ अच्छा है, कुछ उनके में अच्छा है, सपोर्ट करें। तो ऐसे दोस्त होने चाहिए। एक यूपीएससी एस्पिरेंट को कहा जाता है कि वो एनसीईआरटी पढ़े, बुक्स पढ़े। तो कौन-कौन सी बुक्स और किस लेवल की एनसीईआरटी, मतलब किस क्लास से किस क्लास तक की एनसीईआरटी उसके लिए बेनिफिट करेंगी? बता सकते हैं? बेनिफिट के लिए तो यूपीएससी में क्या है कि आपको पढ़ना ज़्यादा पड़ता है, आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। एनसीईआरटी 6 टू 12th बोलते हैं कि होना चाहिए। लेकिन आपके लेवल में क्या है, आप किस लेवल पे हैं और जैसे आपको किस टाइम पढ़नी चाहिए। क्या होता है कि जैसे हम लोग जैसे ज़्यादातर तो हम लोग मतलब बैकग्राउंड हमारा ज़्यादातर बच्चों का तो कम ही होता है। बैकग्राउंड मतलब अच्छा कमज़ोर ज़्यादा होता है। नहीं है, कमज़ोर होते हैं। तो उससे उनको क्या करना चाहिए कि जब एनसीईआरटी पढ़नी थी, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं इनमें, तो वो बच्चे स्किप कर जाते हैं, कुछ ध्यान नहीं होता, कुछ ऐसा हो जाता है कि खेल-कूद में रह जाते हैं, कुछ परिवार वाले भी कहीं काम कर रहे हैं या कुछ ध्यान नहीं दे पाते। कुछ बच्चे की मतलब फ्रेंड सर्कल बन जाता है, तो कुछ इस तरीके से चलता है मतलब स्किप हो जाता है, कुछ हो जाता है। लेकिन आपको अपने बारे में स्वयं रियलाइज़ होना चाहिए, किस लेवल पे हमारा हम किस लेवल पे हैं, हमारा नॉलेज क्या है, उस हिसाब से। और लेकिन एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी की एक अच्छी बात है, उसमें थोड़े में सब दिया हुआ है। आपको छोटी-सी बुक है और बुक के मुकाबले छोटी है, लेकिन उसमें गहन बहुत ज़्यादा है। बहुत गहनता से लिखी हुई है और छोटे कंटेंट में आपको बहुत सारी चीज़ें, तो उसे आपको पढ़ने के लिए भी स्किल होनी चाहिए, जो आमतौर पे छोटे बच्चों के पास नहीं होती। वो टीचर जो क्लास के स्कूल के होते हैं, वो नॉर्मल बातें बता देते हैं, बच्चे पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद उसको लिख के चले आते हैं और वो पास हो जाते हैं और कई बार नहीं भी होते तो उनको पास कर दिया जाता है। एवरेज एवरेज पे और उसके बाद ऐसा होता है कि अ, जब आप एनसीईआरटी आपके लेवल क्या है आपको पता होना चाहिए। जैसे नॉर्मल हम आते हैं, अब आप खुद से पढ़ रहे हैं या दूसरे आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे आपने कोचिंग ली, तो आप नॉर्मली ऐसा कर सकते हैं कि आप अगर कोचिंग कर रहे हैं, तो आप कोचिंग में पढ़िए कोचिंग के साथ-साथ आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया जाए, वो पढ़िए, आप अपनी कॉन्सेप्ट लीजिए, उसको आप नोट डाउन कीजिए, कॉन्सेप्ट बनाइए और आप अपनी रेफ़रेंस बुक भी जो होगी थोड़ी-थोड़ी आपको कोचिंग से मिलती हैं, तो उसको आप पढ़िए, आप कॉन्सेप्ट बनाइए। आप मेरा तो उल्टा चलता है थोड़ा-सा कि मैंने पढ़ा तो जब कोचिंग हुई या नहीं हुई, जो भी हुई, तो मैंने उसके साथ कॉन्सेप्ट लिए, कॉन्सेप्ट लेने के बाद अपना थोड़ा-सा एक रेफ़रेंस बुक या जो भी अपना एक उस पे आया और फिर उसके बाद एनसीईआरटी आप तब पढ़ेंगे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। मेरा ये था मतलब मैं एनसीईआरटी बाद में पढ़ी है और पढ़ी भी है क्योंकि वो फिर मेरे लिए थोड़ा-सा पढ़ने के लिए आसान हो गया। क्योंकि उसमें जो कॉन्सेप्ट छोटे हैं लेकिन बातें बहुत गहरी हैं, हुँ। वो जल्दी लोगों को समझ में नहीं आती। तो मैंने क्या किया है मैंने ये करते वक़्त किया है कि जब मैं पढ़ रहा था शुरुआत से, तो मैंने कॉन्सेप्ट लिए, कॉन्सेप्ट मैं समझा थोड़ा बहुत क्योंकि साइंस बैकग्राउंड था, हिस्ट्री तो आती ही नहीं थी और जैसे पॉलिटी भी जो है तो थोड़ी बहुत जो समाज में देखी है थोड़ा बहुत वही आर्टिकल थोड़े बहुत जब डीटीएसपी भी इतना नहीं आता था तब और मूल अधिकार थोड़े बहुत 5 पढ़ लिए थे तो इससे शुरुआत में चल गया था। तो उसके बाद ये जब हम इसमें आए तो उसके बाद हमने क्या किया कि बस रेफ़रेंस कुछ कॉन्सेप्ट बनाए, फिर उसके बाद रेफ़रेंस बुकें थोड़ा पढ़ा, तो उसके बाद जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आता है। हम उसमें जो नहीं भी लिखा उसको समझ सकते हैं
और उसमें छोटे में ही ज़्यादा लिखा है वो हम ज़्यादा आता है हमें। हमें समझ में भी आता है, हम उसके बेस पे क्वेश्चन हम ज़्यादा कर सकते हैं। और दूसरा जो है जब हमारा थोड़ा-सा और लेवल बढ़ जाता है तो हम जब टेस्ट देते हैं, तो टेस्ट देने के बाद जो होता है, टेस्ट देने के बाद आपको एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि उसको आप जितने पढ़ोगे, आप जितने ज़्यादा पढ़ोगे उसको आप पढ़िए उसको एक-एक चाहे आपने सही किए हैं, चाहे गलत किए हैं। आप ये मत देखिए मैंने 100 क्वेश्चन किए हैं, 100 क्वेश्चन में मैंने 40 किए हैं, 60 किए हैं और मेरे 60 सही हैं, 40 गलत है, मैं जो 40 गलत है उनके एक्सप्लेनेशन पढ़ लेता हूँ, हो जाएगा, नहीं। जो आपके सही भी हैं, उनको भी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ोगे तो आपको आपने क्या सोच के उसको सही किया था और क्या सोच के गलत किया था, आपको उसके बारे में पता चल जाता है। तो आपके एक्सप्लेनेशन वो ज़्यादा फ़ायदा करते हैं और आप जब कई कई कोचिंग्स के लगाते हैं तो ऐसा होता है कि आपको ये भी पता चलता है कि उस कोचिंग के नोट्स में ऐसा था कि ये चीज़ गलत दी हुई थी मतलब कुछ अपडेट नहीं था और इस कोचिंग के नोट्स में अपडेट है। इससे फ़ायदा होता है और मेरे तो जीएस लगभग इसी से सही सही चलती है। बस यही था। मतलब कोचिंग के नोट्स मिला करके स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटी सबको कवर करना चाहिए हुँ। सीक्वेंस वाइज अपने लेवल सीक्वेंस को। वाइज़ अपने लेवल के हिसाब से देखना चाहिए और मतलब एक बार पढ़ लो, एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए मेरा ये एनसीईआरटी मानना है। आप जैसे आप शुरुआत में एनसीईआरटी पढ़ेंगे। आपने एनसीईआरटी उठाई, आपको एक एनसीईआरटी पढ़ने में मैं कह रहा हूँ 1 महीना भी लग सकता है। आपने शुरुआत में एनसीईआरटी क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा। आप उसको एक चीज़ पढ़ रहे हैं, एक 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 वर्ड लिखा हुआ है और एनसीईआरटी आपने हिंदी की उठा ली तो उसके इंग्लिश वर्ड देखने में आपको हर बार फ़ोन उठाना पड़ेगा और एक बार फ़ोन उठा लिया आपने, तो आपके कब 5 से 10 मिनट चले जाएँगे आपको पता ही नहीं चलता। तो आप उसके वर्ड्स नहीं कर पाएँगे। तो इससे आप जब रेफ़रेंस बुक या मतलब ऐसे उसमें क्या होता है कि आपको इलैबोरेट करके थोड़ा-सा ज़्यादा समझा के लिखा होता है। तो आप उनको करोगे, उनके बाद इस पे आओगे, तो आपकी भी जो एनसीईआरटी आपने जैसे मैंने बहुत बाद में पढ़ी है एनसीईआरटी क्योंकि जब क्लासेस में थे छोटी क्लास मतलब यही 7th-8 तब एवरेज स्टूडेंट थे, ऐसा कोई ख़ास नहीं था। एवरेज स्टूडेंट थे तो उससे थोड़ा बहुत तो था और फिर उसके बाद में जब पढ़ने को हुआ तो हमने पढ़ी नहीं। तो और कुछ साइंस के होने की वजह से क्या हुआ कि और जो ह्यूमैनिटीज़ के थे वो छूट गए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ ही चला। तो उससे क्या हुआ कि अब जब रेफ़रेंस बुक हम पढ़ने के बाद हमारी वो जो हमें 1 महीना लगता, वो हमें मुश्किल से आज अगर हम आज के टाइम पे पढ़ेंगे तो 2-3 दिन में पढ़ लेते हैं, एक एनसीईआरटी। और क्या होता है कि अगर हम नॉर्मल भी पढ़ें उसको और थोड़ी-सी नॉलेज है, तो हमें उसमें 10 दिन भी आराम से लग सकते हैं। हाँ, तो अगर हम बाद में पढ़ेंगे एनसीईआरटी, तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा और उसमें से आपको एनसीईआरटी में से क्या उठाना है, क्या नहीं उठाना है और क्या समझना है उसमें, उसकी मीनिंग क्या है, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगी। हुँ, तो तो आपका टाइम बचेगा इससे। अच्छा, तो यानी कि ये एनसीईआरटी पढ़ना है लेकिन वो कौन क्लास के साथ या फिर अपने जो बेसिक कवर है उसके बाद पढ़ना है उसके तो बाद ज़्यादा पढ़िए समझ में उसमें। आएगा। तो ऑथेंटिक बुक्स को भी ऐसे ही करना, पहले जो चीज़ें हैं हुँ, आप अपनी कवर कर लीजिए, हुँ, उसके बाद जो है हुँ, एक एनसी कोई ऑथेंटिक बुक लक्ष्मीकांत हुँ, वगैरह उठाइए और उसे पढ़िए और हुँ, टॉपिक वाइज चलिए, हुँ। तो ये बेस्ट तरीका रहेगा। हुँ। और आप लक्ष्मीकांत भी ठीक है, लेकिन इसके साथ आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल भी जोड़ते जाएँगे, तो और ज़्यादा बढ़िया रहता है क्योंकि आपके लक्ष्मीकांत में भी क्या होता है कि जैसे आपको आर्टिकल तो दिए रहते हैं, जैसे आपको जैसे आपका टॉपिक दे देंगे कि मतलब ये संस्था और वो उसके आर्टिकल के बाद आप उसमें जोड़ेंगे, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। आर्टिकल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की छोटी-सी बुक आएगी, तो उससे आप आर्टिकल लेंगे तो क्योंकि क्वेश्चन क्या होते हैं कि क्वेश्चन आपको सीधे आर्टिकल नहीं पूछे कि आपको कि ये आर्टिकल है, इसमें क्या है, ये नहीं। आपको उस आर्टिकल में से आपको कॉन्सेप्ट बनाया जाता है। कॉन्सेप्ट से सवाल होते हैं। तो कॉन्सेप्ट से सवाल होंगे अगर आप इंटीग्रेट करके पढ़ेंगे, तो आपका क्या होगा कि आपके क्वेश्चन ज़्यादा सही होंगे। तो मेरा एक सवाल है आपसे कि स्टूडेंट को कितने अटेम्प्ट देने चाहिए और कहाँ तक उसे ट्राई करना चाहिए अपनी किस्मत आजमाने? एक डिसेंट स्टूडेंट है, अच्छा पढ़ता है, फाइनली सिलेक्शन नहीं हो रहा, उसे कितने अटेम्प्ट अपने इन सब आईएएस बनने के सपने के पीछे देने चाहिए? अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, तो आप 2 2 या मैक्सिमम 3 सीरियसली आप दे रहे हैं तो दीजिए। उसके बाद आप एक प्लान बी या आप जैसे आपका जो बैकग्राउंड है आप उसमें अपनी स्किल को जो आप हो सकता है पीछे छूट गई आपकी क्योंकि आप इसमें थोड़ा टाइम दे देते हैं तो आपका पीछे का स्किल होता है कि मतलब आपको न्यूट्रल कर देता है। आप उसके बारे में ज़्यादा
मतलब क्योंकि रोज़ नई-नई चीज़ें आ रही हैं, तो बदलता जाता है। तो आप उसमें अपडेट नहीं रहते। तो आप जब 2 या 3 हो जाए, जैसे सीरियस स्टूडेंट है, तो आप उसको अपनी स्किल जो आपको पुरानी है, उसमें आप अपडेट होइए, उसको दोबारा से ए रीस्टार्ट करके या थोड़ा-सा अपना शुरू करिए और उसमें अपना थोड़ा-सा नॉलेज बढ़ाइए और वो आपको सेकंड ऑप्शन देगा। और जैसे यूपीएससी स्टूडेंट के लिए होता है कि अदर स्टेट मतलब पीसीएस होते हैं, वो भी एक है, लेकिन आप एक अलग लेके चलिए अपना। जैसे अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के हैं, तो अपना एक स्किल अलग डेवलप कर सकते हैं। आजकल एआई आ रहा है और भी डेवलपिंग के टूल्स आ रहे हैं और जैसे आपका और हैं, आप इसमें भी सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें क्या है कि आप स्पेसिफिक होना पड़ता है कि आपको उसकी डिग्री लेके आनी पड़े, ऐसा ज़रूरी नहीं। आप उसका कोर्स कीजिए, कोर्स भी कर सकते हैं आप सेल्फ चीज़ है आजकल। एआई और जेमिनी, हुँ। चैटजीपीटी और सब्सक्रिप्शन लेके आप सीख सकते हैं। सीखने के बाद आप उसको आगे बढ़ाएँगे और आपके पास एक सेकंड ऑप्शन तैयार रहेगा, नॉर्मल। मैं भी लेकिन आपको उसमें थोड़ा-सा ये होता है कि आपको दोबारा शुरू करना पड़ता है, आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा, आपको दोबारा से स्टार्ट रहने तैयार रखना पड़ेगा अपने आप। मैं भी एक इसी तरह आर्टिकल में देख रहा था, वो कह रही थी कि सपनों का कोई बी प्लान नहीं होता है। आप लास्ट अटेम्प्ट तक जाइए, अगर आपको लगता है, आप कॉन्फिडेंस है, आपका सिलेक्शन हो सकता है, हुँ। होगा, तो आप लास्ट अटेम्प्ट तक जाइए, आप कोशिश कीजिए। क्योंकि वो कहते हैं ज़िंदगी एक है और सपना एक है और सपने का कोई भी बी प्लान नहीं होता है। मुझे बहुत अच्छी बात उनकी लगी थी। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? ये जो आप बोल रहे हैं सपनों का कोई बी प्लान नहीं होता, सपने अपने होते हैं और उनको जो क्या सपने अपने होते हैं उनको पूरा करना, लेकिन आप अपनी बैकग्राउंड भी ध्यान में रखिए। आपके पीछे क्या चल रहा है, आपका मतलब फैमिली बैकग्राउंड क्या है और आपके जो साथ दे रहे हैं अभी, जैसे आपके माँ-बाप हैं, माता-पिता हैं, आपके जो सपोर्ट करने वाले हैं, आपको किस हद तक साथ दे सकते हैं। ये नहीं कि आपको साथ देने के चक्कर में वो खुद अपना मतलब स्टैंडर्ड गिरा लें या मतलब खुद मतलब उस हालत में पहुँच जाएँ कि वो बैक ना हो, मतलब दोबारा स्थिति में ना आ पाएँ। तो आपको इसलिए अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन एक ऑप्शन इसलिए क्योंकि आप उनको सपोर्ट करेंगे तब वो आपको सपोर्ट करेगा। सही। एक टाइम के बाद क्या होता है कि उनका सपोर्ट भी कम होने लग जाएगा हुँ, आपके लिए। तो इसलिए आप सपोर्ट लीजिए, लेकिन आप अपने लिए रिलायबल रहिए और जब आप अपने ऊपर रहेंगे तो आपको समझ में आए कि पैसे कैसे आते हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि यही उम्र अब बच्चे के करियर बनाने की होती है या यूपीएससी करने की, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने की होती है। तो यही उम्र जो है उसके इमोशंस की होती है। रिलेशनशिप ये, ठीक है, और भी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड ये सिस्टम चलता है। तो वो कैसे अपने आप को इस इन चीज़ों पे कंट्रोल कर ले या फिर इन चीज़ों के होते हुए अपने ऊपर जो है, अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं? हुँ। तो इनमें अगर मेरा तो सीधा है, अगर आपको साथ मिल रहा है इस सेंस कि ये नहीं कि आपको साथ चाहिए और सिर्फ़ साथ के लिए साथ चाहिए कि आपको कोई मतलब आपका टाइम बर्बाद हो रहा है या आपको सिर्फ़ साथ तो मिल रहा है, लेकिन आपको उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। जैसे आपका टाइम बर्बाद जा रहा है, आपको कोई नॉलेज नहीं बढ़ रही है, आपको कोई मतलब सिर्फ़ साथ रहने के लिए साथ है, मतलब कुछ टाइम के लिए या कोई इस पर्पज़ से है। और जैसे आपकी वो समझ सके कि आप मतलब अभी पेपर है या कुछ है, अभी मतलब कुछ देर के लिए मतलब रोकना चाहिए या आपको समझ सकता है, तो आप रहिए साथ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो आपको सिर्फ़ इसलिए हो रहा है कि आप साथ में हैं, चल रहे हैं, आपको कहीं जाना है तो चलिए और फिर कहीं आपको टाइम पास करना है तो चलिए, इस तरीके से आपका टाइम बर्बाद होगा और यही है कि टाइम बर्बाद होगा और बाद में आपको दुःख भी ज़्यादा होगा। अच्छा। हुँ। तो फिर तो फिर दोस्त दोस्त कैसी भूमिका निभाते हैं कि यूपीएससी एस्पिरेंट का माइंड फ्रेश करने में, उसे मोटिवेट करने में? दोस्त तो बहुत भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वो उस टाइम पे काम आते हैं जिस टाइम को आपको लगता है कुछ नहीं हो रहा। अच्छा। लेकिन वो कहेंगे कि हाँ, हो रहा है, तू सही कर रहा है और करते हैं। वो दोस्त दोस्त साथ में होने चाहिए, 2-4 ऐसे होने चाहिए कि जो आपको आपके गलत करने पे आपको सामने बोल सके और ऐसे दोस्त होने चाहिए कि आपको अगर आप गलत कर रहे हो, तो भरे समाज में नहीं, लेकिन
भरे समाज में तो आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन वो अगर वापस आए रूम पे आए तो आपको बता सकें आपने गलत किया। और हाँ, ये भी हो कि कहीं ज़्यादा गलती हो जाए तो आपको यहाँ तक भी हो कि वो गाली देके ही बात करे। लेकिन इससे ये होता है कि आदमी आपस में खुल जाता है। इससे इससे ये होता है कि वो आपको समझ रहा है, आप उसको समझ रहे हैं, वो किस सेंस में गाली दे रहा है। और दोस्तों में तो ये होता है कि सामने वाला किस सेंस में गाली दे रहा है आपको पता चल जाता है। अगर वो गुस्से में गाली दे रहा होगा तो आपको अलग पता चलेगा। आपको वो चिंता में गाली दे रहा हो तो अलग पता चलेगा। और आपको वो इस तरीके से आप मोटिवेट हो रहे होंगे, आपको कोई अदर प्रॉब्लम है, तो भी वो साथ देंगे क्योंकि आपके पास एक सराउंडिंग रहेगी, तो वो दोस्त जो होते हैं, वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। घर के बाहर वही रहते हैं, तो इसलिए ये दोस्त जो होते हैं ये अच्छे होते हैं। दोस्त अच्छे होने चाहिए। अच्छे अच्छे इन द सेंस कि आप कुछ भी हो, तो आपके साथ खड़े रहें। तो आप ये बताइए कि यूपीएससी जर्नी जो होती है बहुत लंबी होती है, तो आप और क्या करते हैं पढ़ने के अलावा? जो टाइम टेबल है आपका, और क्या क्या करते हैं आप? मेरा टाइम टेबल बदलता रहता है। मतलब एवरेज जैसे पेपर काफ़ी टाइम है। पेपर जैसे टाइम अभी जैसे टाइम है पेपर को, तो मेरा रूटीन ये रहेगा, कुछ मैं हेल्थ पे ध्यान दूँगा। हेल्थ पे ऐसे कि मैं सुबह सुबह एवरेज जो है वो नॉर्मल उठ जाता हूँ जल्दी थोड़ा-सा, तो सुबह रनिंग हो जाता है मेरा। रनिंग मतलब थोड़ी-सी एक्सरसाइज हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा-सा दिन अच्छा रहता है। तो जैसे मेरे पास टाइम है अभी, तो पेपर को टाइम है, तो मैं सुबह एक्सरसाइज एक्सरसाइज फिर उसके बाद अपना यही एन फ्रेश रख होके अपना पूरा तैयार होके फिर अपना लाइब्रेरी निकल जाना है। निकलने के बाद पढ़ के अपना नॉर्मल ऐसे चलता है। और जब ये पेपर पास आता है, तो इनमें फिर कटौतियाँ होने लग जाती हैं। जैसे आप फिर सुबह की एक्सरसाइज भी कुछ कम कर देंगे और पास आ जाएगा तो बंदी हो जाती है। तो इस हिसाब से आपका रूटीन बदलता रहता है। और जैसे शाम को आपको बाहर जा निकलना है, तो वो कम हो जाएगा। तो एक्सरसाइज के साथ आप रूटीन रखते हैं, फिर उसके बाद रखने के बाद दोपहर तक पढ़ें, खाना हुआ, फिर उसके बाद कुछ देर बैठ गए। बैठने के बाद मैं दिन में सो नहीं पाता, तो मैं दिन में मतलब रात में ही तो दिन में मतलब मेरी सोने की आदत कम है, तो मैं हाँ बैठा भी तो जैसे ज़्यादा हुआ कि अब मन भारी हो दिमाग भारी हो रहा है पढ़ के, तो वहीं लेट गए 5 मिनट बैठे रहे, फिर उसके बाद उठ गए, यही रहता है। और नहीं हुआ तो 5-10 मिनट बाहर चले गए, 10 मिनट घूम के आ गए, थोड़े से व्यू लेके आ गए बाहर, तो इससे होता है कि भटक जाता है मन, तो दोबारा उसी रूटीन में आ जाता है। ऐसे ही चलता है। तो हॉबीज क्या क्या हैं जो इसके पढ़ने के अलावा आपको क्या क्या पसंद है? पढ़ने के अलावा तो वैसे तो बहुत हॉबीज़ हैं, स्केच भी कर लेते हैं, मतलब नॉर्मल। और फिर उसके बाद अपना पहले खेलता था, अब तो फ़िलहाल खेलने का टाइम कम हो मतलब टाइम कम क्या हो गया, अभी फ़िलहाल बैडमिंटन है रूम पे, तो वो अगर दोस्त हुआ, तो वो पड़ा ही है अभी तो फ़िलहाल। जैसे कभी-कभार जैसे हम कहीं और रहते थे, पहले रहते थे, वहाँ पे क्या था कि पार्क था, पार्क में बच्चे खेलते थे, वहाँ छोटे बच्चे थे, तो उनसे बैठ गए पार्क में शाम को, तो दोस्ती हो गई, तो उनके साथ बैडमिंटन खेल लिया, तो इस तरीके से चलता था। और बैट बॉल तो खेले बहुत टाइम हो गया, कॉलेज में ही चला था। तो ये बताइए कि आप जो अपनी जो रणनीति लेके चल रहे हैं यूपीएससी को क्रैक करने की, तो उसमें आप क्या क्या परिवर्तन करना चाहते हैं, और क्या क्या वे है वो जिस जिस पे आप कैसे जो आपको कॉन्फिडेंस दे कि हाँ इस बार हो जाएगा? इस बार जैसे मेरा है, मैं सी-सेट पे ज़्यादा ध्यान दूँगा, आंसर राइटिंग और करनी है मुझे। और बाकी जीएस तो एवरेज नॉर्मल रहता है। वो अगर पेपर कठिन आया तो वो सबके सबके लिए कठिन होता है, तो नॉर्मल में ही आ जाता है। थोड़ा-सा उसको और बढ़ाना मतलब वो उतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन सी-सेट पे ध्यान देना है क्योंकि वो नहीं हुआ और उसमें गलत हो रहे हैं, तो वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से आप बाहर हो रहे हैं, तो उस पे काम करना है, आंसर राइटिंग करनी है, आपको ऑप्शनल ऑप्शनल अच्छा करना है। तो यही सब है, इनमें आपको करना है, तो यही है। कोई यूपीएससी एस्पिरेंट हमें देख रहा है तो वो क्या चीज़ करे और क्या नहीं करे? आप बता सकते हैं कि सिलेबस को लेकर उसे क्या क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए उसे? सिलेबस के लिए तो सिलेबस आप बाँटिए,
अपने सिलेबस को आप पार्ट्स में बाँटिए। पार्ट्स में बाँटने में ये होता है कि आपको बर्डन नहीं लगेगा। पार्ट्स में बाँटेंगे, मेरी तो किताबें भी ऐसी होती हैं जो ज़्यादा मोटी होती हैं, मैं उनको बीच में से अलग करके 2 कर देता हूँ। जैसे मेरी लक्ष्मीकांत हो गई और स्पेक्ट्रम हो गई, ये मुझे बहुत मोटी लगती है, देख के ही सर भारी हो जाता है। तो मैंने क्या किया, उसको काट के बीच में से काट के पीछे एक कवर लगा के उसको 2 पार्ट में कर दिया। पार्ट 1 पार्ट बी। तो उससे अब मेरे को जब पढ़ता हूँ तो मुझे वो भारी नहीं लगती। साइकोलॉजिकल। हाँ, तो इससे भी होता है, जैसे मेरी लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई और जो बुकें हैं, जो मुझे भारी लगती हैं, वो मैंने उनको बीच में से काट के 2 कर दिया है। और ये मैं आज से नहीं कर रहा हूँ, ये मैं पहले से कर रहा हूँ। मतलब जब इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग मतलब जैसे पीसीएम वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ भी थी, तो इनकी रेफरेंस बुकें आती थी। बहुत मोटी होती बहुत मोटी होती थी, उनको ही मैं काट के मतलब बीच में से आधी-आधी करके 2 करना, ये सब बहुत पहले से, तो उसी से आपको एक बर्डन नहीं लगता। बर्डन नहीं लगेगा तो आप उसको जल्दी ख़त्म ख़त्म भी करोगे, आपको लगेगा कि हाँ, मैंने आज इतनी बुक ख़त्म कर ली, आज मैंने मैंने इतने पेज नहीं, बुक का इतना हिस्सा ख़त्म कर लिया। तो इस हिसाब से वो चलाएँगे और इससे होता है। यूपीएससी क्या कर रहा है प्रीलिम्स में, वो और ज़्यादा बारीकी पे जा रहा है, और हुँ। ज़्यादा आपसे एक्यूरेसी चाह रहा है, आपसे और ज़्यादा वो सटीकता चाह रहा है। तो इसको लेकर के एक बच्चे को क्या करना चाहिए? इसके लिए आप अवेयर रहिए और उनका काम है पूछना, हमारा काम है जवाब देना, आंसर करना और बस यही है, आप अवेयर रहिए, आप करंट अफ़ेयर हो गया, अपनी बुक्स को री-रीडिंग दोबारा कीजिए, री-रीडिंग के बाद आप उसको रिवीज़न कीजिए, रिवीज़न करने के बाद आप उसको और मतलब बदलते जाइए, मतलब लेवल बढ़ाते जाइए। आप उसको जितने पेपर दीजिए, पेपर देंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपके गलत कहाँ हो रहे हैं, किस किस उससे हो रहे हैं। आपकी गलती क्वेश्चन में हो तो कोई बात नहीं, आपकी बेसिक मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये मुझे मेरे मेंटर थे, उन्होंने कहा था कि आप अपने बेसिक मिस्टेक करके आप अपना 25% जो है और बढ़ा सकते हैं। आप अपना सक्सेस का रेट 25% पे बढ़ा सकते हैं। मेरे एक मेंटर थे, तो उन्होंने कहा था कि आप फ़ॉल्स मिस्टेक मत कीजिए। जैसे आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, आपने उस सेंटेंस में देखा नहीं कि उसमें नहीं लिखा था और उससे आप गलत करके चले आए। तो ये फ़ॉल्स मिस्टेक मत कीजिए, आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। यूपीएससी। एवरेज सबका सबका लेवल जो होता है, जो पास करते हैं, जो नहीं भी करते हैं, एवरेज के आस-पास रहता है और उससे किसी का थोड़ा-सा 5% ऊपर होता है, किसी का 5% नहीं, इतना ही होता है। जो पास भी होते हैं, चाहे फेल भी होते हैं। अब जो कर ही नहीं रहा है, सिर्फ़ नाम के लिए आया है, तो उनका नहीं कह सकते, लेकिन जो मेहनत कर रहा है और जो पास हो रहा है, मेहनत करके पास हो रहा है और जो मेहनत करके फेल हो रहा है, उनमें सिर्फ़ कुछ लक फैक्टर काम करता है, कुछ पास परसेंट यही होगा, साथ में पढ़ रहे हैं उसका निकल गया तो वो वहाँ पे लक फैक्टर भी जुड़ गया। तो जो यूपीएससी के क्षेत्र में आपको किसने मोटिवेट किया, मतलब किसी टीचर ने मोटिवेट किया, और कौन सा टीचर था जो आपको फेवरेट लगता है इस जर्नी में आप? ऐसा तो किसी ने मुझे नहीं कहा था कि ना वो किया था कि कौन सा टीचर आपका फेवरेट है इस क्षेत्र में, यूपीएससी? मैं टीचर देख के मैं फ़िलहाल तो मैं टीचर भी बहुत कम जानता हूँ, जो क्योंकि मैं टीचर देख के नहीं पढ़ता। अच्छा। मुझे जो कॉन्सेप्ट सिखा जाए हुँ। या मेरा को कोई कुछ मेरा गलत हो रहा है, मेरा को जो कॉन्सेप्ट समझा दे, मैं उनको उनको करता हूँ और मैं कुछ लोगों से पढ़ा भी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उनसे ही पढ़ा हूँ। लेकिन क्योंकि मेरे को तो जिनसे पढ़ा उनके नाम मुझे याद हैं, औरों के तो मुझे नाम भी नहीं पता। हाँ, मुझे जो कॉन्सेप्ट सिखा दे उतने का मेरे को पता होता है और ये भी नहीं है कि मैं ये देखूँ कि भाई ये बड़ा बड़ा टीचर है या ये वो है, ये मुझे बता नहीं, अगर वो मुझे कॉन्सेप्ट सिखा के जा रहा है या मेरी क्या गलती है वो बता के जा रहा है, तो वो मेरे लिए सही है। तो करंट अफेयर एक बर्डन लगता है। जैसे मैं अपने आप को देखता हूँ तो मेरे ऊपर सबसे बड़ा बर्डन जो रहता है वो करंट अफेयर का रहता है। तो एक बच्चे को क्या करना चाहिए कि करंट अफेयर का जो बर्डन है उसे कम हो जाना चाहिए? क्या उसे मंथली मैगज़ीन पढ़नी चाहिए या डे वाइज़ कंप्लीट करना चाहिए? डे वाइज़ कंप्लीट करने में आपका टाइम बहुत ज़्यादा हुँ। टाइम जा जाएगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कोई भी एक करंट अफ़ेयर, किसी भी एक मैगज़ीन मतलब किसी भी कुछ अंक। कोचिंग का हो, चाहे वेबसाइट हो, कोई भी एक मंथली उसको ज़रूर पढ़ पढ़ सकते हैं। उसको पढ़ने के बाद आप क्या करिए,
आप एक वेबसाइट ले जाके आप अपडेट होते रहें कि आप जैसे जो रोज के आ रहे हैं मतलब जैसे पीआईबी या कोई आप पीआईबी इस तो पे से हैं हुँ, तो क्या होता है इससे कि आप एक मंथली करंट अफेयर अगर आप पढ़ेंगे जैसे किसी की मंथ की आ रही है आप उसको पढ़ेंगे तो आप एक महीने का तो आपके पास है और आप जो वेबसाइट या किस चीज़ से देखेंगे तो आप उसमें अपडेट कर सकते हैं और फिलहाल आप जो मंथली आपको मिल रहे आप ऐसा नहीं आपने लिया एक मैगजीन उठाई और पढ़ना शुरू किया आपने कुछ लिखा ही नहीं आप पेन उठाइए जो आपको समझ में आ रहा है उसको लिखिए आप अलग से नहीं लिखना चाहते हैं कि अब मैंने मैगज़ीन ले ली, अब मैं एक और कॉपी मैगज़ीन से बनाऊँगा, फिर उसको पढ़ूँगा, ये नहीं। आप मैगज़ीन लीजिए, उस पे अंडरलाइन कीजिए, कुछ मार्कर आपको मेन लगता है, नहीं तो उसके साइड में जगह है, वहीं एक पेज चिपकाइए, आपके नोट्स होंगे, स्टिकी नोट्स, आप उसको चिपकाइए, उस पे लिखिए, लिख के आप यही कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि करंट अफ़ेयर आपने पढ़ लिया, तो वही आएगा। आप अवेयर रहिए, लेकिन ये है कि आप रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो आपके जो आपने नहीं पढ़ा होगा, तो आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपके वो क्वेश्चन भी अगर आपके 5-6 ऑप्शन हैं, तो आपको उसमें से 3 के पता होंगे और 2 के नहीं पता भी होंगे ना, तो आप उसमें से ये रहेगा कि आप 60% आपने क्वेश्चन कर लिया, तो उससे कुछ आपका एलिमिनेशन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से होगा कि आपको 4 में से 3 पता है या 4 में से 2 ही पता है, तो आपके चांस ज़्यादा बढ़ेंगे सही होने के। और वैसे तो करंट अफ़ेयर का कोई वो नहीं है कि आपने किया और आपका हो गया। आप चाहे 1 से कीजिए, चाहे 2 से कीजिए, आपका वो कभी आप नहीं कह सकते मेरा 100% पूरा होगा। क्योंकि आप इतनी करंट अफ़ेयर रोज़ इतने आते हैं और क्या पूछा जाएगा आपको भी नहीं पता किस सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट तो आपको क्लियर होते हैं लेकिन सब्जेक्ट में से कौन से कॉन्सेप्ट कहाँ लगेंगे आपको नहीं पता। और ज़रूरी नहीं है कि आपने जो बनाया है और वही पूछेगा, ऐसा नहीं। आप पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए और उसमें ही बढ़ेंगे आपके नंबर और नहीं बढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आप उससे और क्वेश्चन जो होंगे अलग भी होंगे तो आप सही करेंगे। तो एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि यूपीएससी को आप कैसे देखते हैं कि एज़ अ इंस्टीट्यूशन कैसे देखते हैं जैसे कंडक्टिंग इलेक्शंस कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? कैसे संस्था के रूप में देखते हैं? मेरे लिए वो एक इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो अभी तो उसकी गरिमा बनी हुई है औरों की अपेक्षा, बाकी तो कुछ अभी खराब चल रहे हैं। लेकिन मेरे लिए सिर्फ़ वो एक संस्था है जिसमें मुझे सिलेक्ट होना है, जो मुझे सिलेक्ट कर ले। बस इतना ही है, बाकी मैं इससे ज़्यादा उसके बारे में कुछ नहीं सोचता कि वो उसका सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा है, वैसा है। मैं इतना मेरे को ये है कि मुझे ये संस्था है, उसका पेपर आएगा, मेरे पास मुझे पेपर करना है, पेपर निकालना। पेपर निकालना है, होगा तो अच्छी बात, अपना 100% देंगे और होगा तो अच्छा है, नहीं तो फिर देखेंगे। बाकी तो ऐसा तो नहीं है कि आप करें तो ना हो, लेकिन आप अपना 100% देंगे तो आपके चांस ज़्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत-बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू। थैंक यू।